नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही एक संवेदनशील जो मुद्दा है, खासकर आप अब संवेदनशील कहना मतलब जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पूरे भारत की जो मेजर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर और सभी मीडिया है, आप देखे होंगे कि एक ही चीज पे फोकस किया हुआ है कि जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आने वाले हैं, और आने वाले क्या आ गए हैं, लगभग 6 बजे जो है उनकी फ्लाइट जो है दिल्ली में जो है उतरी है। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं, जो पुतिन साहब हैं, वो भारत आ गए हैं, और भारत आए हैं तो यह भारत की उनकी 2 दिनों की यात्रा है। 2 दिनों की यात्रा के बाद वो फिर वापस जो है रसिया चले जाएँगे। अब इसमें इस इवेंट में आपने देखा कि भारतीय मीडिया जो भी मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते भी हैं। हालाँकि किसी भी जर्नलिस्ट से मेरा जो है वो कोई मतलब जीलियस वाला चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, संवेदनशील से लेके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिसको मीडिया जो है, या मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यूज़ या खबर के माध्यम से मीडिया जो है उठा सकती है, और मीडिया का यही रोल ही है, या चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करती है, और इसका मुख्य रोल यही होना चाहिए निष्पक्षता के रूप में, कि देश में जो भी मामले हो वह निष्पक्ष रूप से उठाए, ताकि उस पे जो है विचार विमर्श करने के लिए गवर्नमेंट से लेके जो भी इकाई हो, जो भी यूनिट है, वह मुख्य रूप से उस पे प्रेशर पड़े और वो तैयार हो जाए। लेकिन आज के युग की जो मीडिया है, उसकी अगर बात किया जाए तो आप शायद देख ही सकते हैं कि किस तरह का आज के युग में जो जर्नलिज्म है, वह किस तरह चल रहा है ना? जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जिसको माना जा रहा है या माना जाता है, उसको देखिए किस तरह चल रहा है ना? तो अभी पुतिन साहब अभी वहाँ से आए नहीं थे, उससे पहले कुछ आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स जो है वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ उनका घर कहाँ है, वो खाना कैसे खाते हैं, किस रूम में रहते हैं, किस होटल में रहते हैं, कैसे आते हैं, क्या बात करते हैं, ये सब पूरा 24/7 जो है आप देखेंगे कि वही मीडिया पे चलता रहेगा। यानी पिछले कुछ दिनों से वही चल रहा है, और जब यहाँ से वो चले जाएँगे उसके बावजूद भी कुछ दिनों तक वही चलता रहेगा। ठीक ना? मतलब ऐसा मतलब लग रहा है कि पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनमें से और कोई संवेदनशील मुद्दा जो है वह है ही नहीं है देश में, जिसको मीडिया उठा सके। है ना? तो यही मुख्य रूप से मुद्दा है जिस पे बना रह रहा है। हालाँकि हम लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से देखना है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह पॉइंट जो है आपके आईआर से रिलेटेड है खासकर का। और अगर आप देखेंगे तो रसिया जो है वह मुख्य रूप से दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। दोनों कॉन्टिनेंट का मतलब कहने का मतलब ये है कि यूरोप में भी आता है और आपके एशिया में भी आता है ना? तो आप देखेंगे कि एशिया में भी जो है वह सीमा साझा करता है, और मुख्य रूप से यूरोप में। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देखा भी होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोई अगर वो विश्व में कोई देश है तो वो है रूस है, रसिया है ना? पहले यह यूएसएसआर हुआ करता था, अब जो है धीरे-धीरे वह अलग होने के बाद आपने देखा होगा कि यह जो बचा हुआ है वो रसिया वाला भाग है। अब यह हाइलाइटेड क्यों है रसिया? इसके कई कारण हैं, है ना? हालाँकि हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए ना ही अमेरिका ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह का भी नहीं है। और रसिया के दृष्टिकोण से अगर रसिया अगर देखा जाए तो वैसे वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कोई भी देश हो, एनी कंट्री हो, कोई भी कंट्री पहले अपना जो है नेशन फर्स्ट वाला जो है वो काम करेगा, यानी कोई कूटनीति रूप से भी देखा जाए तो पहले अपने नेशनल लेवल पे ही वो पहली सारी चीज़ों को देखने का काम करेगा। तो उनका दौरा भारत में जो हो रहा है, या कई दायनों से, कई मायनों से अगर देखा जाए तो कई मायनों से महत्वपूर्ण हो जा रहा है। कई मायनों का कहने का मतलब मेरा ये है, एक जो है जो रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, तो ऐसे आपने देखा होगा कि चाहे वह 1971 का युद्ध हो, चाहे इससे पहले भी जो है या कारगिल युद्ध हो, उस समय भी रसिया जो है भारत का मदद करता हुआ आ रहा है, भारत की मदद करता है। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, हालाँकि सबसे अगर ट्रस्टी कोई फ्रेंड के रूप में अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए, कोई देश रहा है, हालाँकि एग्ज़ैक्ट 100% कोई देश तो ऐसे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी तटस्थ के रूप में अगर देखा जाए कि मतलब 90-80% के आस-पास तो रसिया जो है हमेशा रहा है, भारत की तरफ उसका झुकाव हमेशा से रहा है। हालाँकि अमेरिका ने उस समय जो है, जिस समय जो है आप देखेंगे कि साफ-साफ नेविगेशन सिस्टम से लेके सभी चीज़ों को देने से मना कर दिया, उस समय रसिया ने भारत का साथ दिया था। तो इस मामले में, इस मायने में आप देखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस से आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ अगर कहा जाए तो अभी आपने कुछ समय देखा था, कुछ समय पहले, कि रसिया से जो ऑयल कच्चा तेल जो है, जो कंज़्यूम किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। अब कच्चा तेल जो है वो आप समझ रहे हैं, ये कौन-सा तेल, पेट्रोलियम वाला जो तेल होता था। उसको जो या ईंधन वाला जो तेल है, जीवाश्म ईंधन है, उसको जो भारत जो है जो कंज़्यूम कर रहा था, इसके लिए जो है आपने देखा कि ट्रम्प के द्वारा ये भी चीज़ कहा गया कि रसिया से जो है आप आयात कम कर दीजिए या आयात बंद कर दीजिए तेल का, ठीक ना? हालाँकि भारत ने उस पे कर मतलब जवाबी कर
कार्रवाई कहा जाए तो जवाब भी दिया था, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था कि नहीं, जितना हम कंज़्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा तो यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं, इवन अमेरिका भी करता है, ठीक ना? तो भारत तो अभी अन्य कंट्री से कम कर रहा है। और दूसरी चीज़ कहा जाए, आंकड़े के मुताबिक तो यह कम हो गया। और दूसरी चीज़ कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत सबसे पहले, अब इस समय जो भारत का झुकाव है, वो आप देख सकते हैं नेशन फर्स्ट की तरफ पहले है। नेशन फर्स्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी जो है लेके भारत जो है आगे चल रहा है। इवन पुतिन से भी पिछले दिनों आपने देखा था कि पूछा गया था मीडिया के द्वारा कि आप भारतीय प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं, या भारत को इस समय कैसे देखते हैं, किस स्थिति में देखते हैं? तो उन्होंने भी बताया था कि भारत अब ऐसा देश है जो वैश्विक लेवल पर किसी से डरता नहीं है, और बिना डरे जो है वह काम करता है, और वैश्विक लेवल पर जो है वो शांति स्थापित करने में अहम भूमिका जो है वो भारत की रही है। ठीक है? हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसमें आपने देखा कि साउथ अफ्रीका जो संघ है, उसके द्वारा G20 सम्मेलन भी कराया गया। अब G20 के जो अध्यक्षता है, वो भारत के द्वारा ही, यानी आप देखेंगे कि भारत जो 2023 में G20 का अध्यक्षता किया था, उसी में यूरोपियन कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जो है, अफ्रीकन संघ जो है, उसको शामिल करने की बात की थी, और उसी से वो शामिल होकर, और तब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वो मुख्य रूप से मतलब उसके पास इस G20 का अध्यक्षता गया। हालाँकि यूएसए का इसमें बार-बार आप देखेंगे कि विरोध भी होता रहा। यूएसए के बार-बार विरोध होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें आसानी से प्रोसेस जो है संपन्न हुई, है ना? तो इस मामले में भी देख सकते हैं। दूसरा देखें तो कई वर्षों से आपने देखा कि ये एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में, और यह किसी से नहीं छिपा है कि किस कारण से चल रहा है युद्ध, और इसमें क्या भूमिका है। हालाँकि ट्रम्प जब से आए तब से कह रहे हैं कि हम युद्ध रुकवा देंगे, हम रुकवाएँगे, यहाँ हम रुकवाए हैं, उस जगह पे हम रुकवाए हैं। रूस और यूक्रेन में भी शांति स्थापित करने का कार्य हम भी करेंगे, हम ही करेंगे, और क्योंकि उनको होड़ मची हुई है नोबेल पुरस्कार लेने की। लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका जो है, अमेरिका की नीति ही ये रहती है व्यापारिक रूप से, व्यापारिक मुद्दों पे वो क्या करेगा, तो अपने हथियारों को बेचने का ही काम करेगा। जैसे अभी आपने देखा कि भारत पे जो है टैरिफ बढ़ाया गया, भारत जो है रसिया से तेल आयात कर रहा था, इसके आधार पे अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया, भारतीय वस्तुओं पे अत्यधिक कर लगाया गया। उसके बावजूद अभी भारत ने जो है वहाँ से, अमेरिका से कुछ डिफेंस सेक्टर में जो है आयात किया है, इम्पोर्ट किया है, तो आसानी से इम्पोर्ट भी शुरू हो गया है। तो यह यूएसए का काम ही यही है कि यहाँ जो विश्व भर में कहीं भी झगड़ा लगाना, वहाँ पे क्या करना, अपने हथियार को सप्लाई करना। तो ये जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ, मुख्यतः आपने देखा होगा, वह युद्ध में आग लगाने का काम ये जो पश्चिमी देश है उनका था, नाटो का था कि हाँ, हम आपको नाटो में शामिल कर लेंगे। लेकिन नाटो में शामिल अभी तक, उससे बाद वाले आने वाले जो बहुत सारे देश हैं, वह नाटो में शामिल हो गए, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, ठीक ना? और उसको लालच दे दे के एक बंदर की तरह उछाला गया, और उछालने के बावजूद आज उसके पास कुछ बचा नहीं है। पूरे वेस्ट के हथियारों के दम पर जितना वो जितने सांस तक लड़ रहा है, उसका केवल वेस्ट का यही काम था कि रसिया को कैसे डेवलप होने से, मतलब ऊंचाई पे पहुंचने से रोका जाए, यानी कैसे बांध के रसिया को रखा जाए, इस तरह से यह ये कैसे उलझा दिया जाए। यानी किसी को अगर ऊंचाई पे जाने से, आगे बढ़ने से रोकना हो, तो उसको युद्ध में उछाल देना सबसे आसान तरीका है। तो वही काम किया गया है, और खेल रहे हैं सभी वेस्ट कंट्री किसके ऊपर, वह यूक्रेन के ऊपर, आपने हाल ही में देखा भी है। और यह दौरा जो है पुतिन जी का, ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पे सैंक्शन, या आप कह सकते हैं टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत रसिया से तेल आयात करना कम नहीं किया, लगातार आयात करता हुआ चला आ रहा है। अब इसके नजरिए से आप देखेंगे तो इसमें भी कूटनीतिक रूप से भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो राष्ट्रपति वहाँ के हैं पुतिन, उनका भारत दौरा करना। तो 2 दिनों के भारत दौरे पे रहेंगे वो। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पुतिन जो हैं, वह वहाँ से आ रहे हैं, रसिया से जब वो आ रहे हैं, तो आते समय बहुत सारी जो है सिक्योरिटी उनके ऊपर है। सिक्योरिटी क्यों है? आपने देखा होगा वैश्विक लेवल पे क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड, ठीक ना? अब पुतिन जब भारत आएँगे, 2 दिन के दौरे करेंगे, इसमें बहुत सारी डील्स भी होने वाली है। अब डील्स कौन-कौन से होने वाली हैं? तो आपने अभी देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था भारत-पाकिस्तान के बीच में, अर्थात पाकिस्तान पे जो आतंकवादी वहाँ पे संगठन थे, उनको जो है खात्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा था भारत के द्वारा, उसमें आपने देखा कि वहाँ से जब काउंटर अटैक जो है पाकिस्तान करना शुरू कर दिया आतंकवादियों को संरक्षण देके, तो उसमें भारत का एक सिस्टम था S-400, जिसको सुदर्शन चक्र कहा जा रहा था। तो वह S-400 की बहुत भूमिका रही, जो वहाँ से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले जो फाइटर जेट्स, जो वहाँ से जो मिसाइल्स जो दाग रहे थे, उनको विफल करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका S-400 की रही, जिसको सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा कि बहुत सारे पेपर में, बहुत सारी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न आए हैं, तो S-400 इंपॉर्टेंट है। अब S-400 आया कहाँ से था? तो आपने देखा कि वह रसिया से आयात किया गया था भारत के द्वारा, है ना? तो S-300 आया था, उसके बाद से 400। अब जो आने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति, उनके साथ जो है, उनसे पहले वहाँ के पूर्व जो है डिप्टी प्रधानमंत्री वहाँ के आ चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स भी आए हैं साथ में, तो उनसे बहुत सारी डील भी होने वाली हैं। तो इसमें S-400 के अलावा S-500 पे डील हो सकती है, और भी रक्षा क्षेत्रों पे बहुत सारी चीज़ों पे, और कूटनीतिक रूप से जो है डील होगी, और भारत-रसिया जो है, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों लोग संयुक्त रूप से आज 6 तारीख है, अर्थात कल जो है 7 तारीख को, वह मुख्य रूप से भारत मंडपम
जो दिल्ली है वहाँ पे बैठक करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहाँ पे दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय समझौता भी होगा। उसमें आप देखेंगे कि हैदराबाद हाउस में भी पुतिन जाएँगे, राष्ट्रपति हाउस में भी जाएँगे। आज उनका जो है डिनर जो रहेगा और प्रधानमंत्री के आवास पे रहेगा, लोक कल्याण मार्ग पे, ठीक है? तो उसमें सारी सिक्योरिटी जो है और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कारण क्या है बढ़ाने का, वो आपने देखा, ठीक ना? तो रशियन प्रेसिडेंट जो है दिल्ली विज़िट कर रहे हैं और विज़िट कर चुके हैं, ठीक ना? तो रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को है। आप देख सकते हैं कि रसिया के बारे में थोड़ा-सा अगर आप देखें तो कामचटका प्रायद्वीप थोड़ा-सा याद रखिएगा, जहाँ पे इस वर्ष जो है वो न्यूज़ में रहा है, सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे भूकंप की घटनाएँ देखने को मिली थी, है ना? तो भूकंप की घटनाएँ देखने को मिली थी, तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैसिफिक ओशन में आप देख सकते हैं वो कामचटका प्रायद्वीप पड़ता है। अच्छा, प्रायद्वीप होता क्या है? तो आपको पता है कि ऐसा स्थल, ऐसा भूभाग जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, वाटर बॉडी से लगा हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है? तो यह प्रायद्वीप है, मुख्य रूप से कामचटका प्रायद्वीप, जो कहाँ पे है? रसिया में है, ठीक है? फिर वोल्गा नदी के बारे में पूछ सकता है, फिर कैस्पियन सी से भी सीमा साझा करता है ये। उधर आप देखेंगे तो 3 देश यूरोप में आपको दिखाई देंगे, 3 देश दिखाई देंगे बाल्टिक सी के पास से। यहाँ पे देखेंगे यह मुख्य रूप से क्या है? एक तो नॉर्वे है, एक स्वीडन है, एक फिनलैंड है। तो नॉर्वे और फिनलैंड इन दोनों से जो क्या करता है? सीमा साझा रसिया करता है, ठीक है? फिर बाल्टिक सी में भी यह मुख्य रूप से इसका सीमा साझा होता है। इधर आप देखेंगे ब्लैक सी में भी सीमा साझा इसका होता है, ठीक ना? यहाँ से मुख्य रूप से आप लोग थोड़ा-सा मैप बेस्ड जो है क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक ना? तो वही मैं बता रहा था, सू-57 जेट्स हो गया, एस-500 जो है, इनके बारे में जो है भारत जो है हो सकता है, भारत और रसिया के बीच मुख्य रूप से आर्म डील्स हो सकता है, ठीक ना? तो एस-500 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। और एस-400 क्या था? जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिसका प्रयोग किया गया था, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम था। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि एक जगह लगा के इसको एक्टिव कर दिया जाएगा तो ये चारों ओर मूव करेगा और मूव करते-करते उसके रडार में जो भी वहाँ पे मिसाइल अगर इसके रेंज में कोई आ रहा है, तो उस मिसाइल को ऊपर ही मार के क्या करेगा? गिरा देगा, ठीक है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा एस-500। तो अभी एस-500 भारत में नहीं आया है, इस पे डील होनी है। एस-400 का जो है भारत पहले से ही ऑपरेट कर रहा है और इसमें आपने देखा कि भारत जो है यहाँ ऑपरेशन जब सिंदूर था उसमें आपको दिखाई दिया, ठीक ना? तो यही है एस-500 आपको दिखाई दे रहा है, एस-400, ठीक ना? एस-500 पे डील होनी है। तो एस-400 के बारे में थोड़ा-सा देख लिया जाए। भारत का जो है आकाश जो क्षमता है उसमें, तो इसका ऑपरेशनल रेंज है 400 किलोमीटर के आसपास, ठीक ना? और यूनिट कॉस्ट देखेंगे तो डॉलर में $1.25 बिलियन जो है इसका मुख्य रूप से यूनिट कॉस्ट है और मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक ना? और 5 मिनट में यह पूरा जो है सिस्टम को मुख्य रूप से क्या कर सकता है? डिप्लॉयमेंट कर सकता है। तो इसका रेंज याद रखिएगा थोड़ा-सा, रेंज इसका मुख्य रूप से क्या है? 400 किलोमीटर है। अब देखिए कोई मिसाइल अगर आ रहा है, डिफेंस जो मिसाइल है, वह अगर आ रहा है 120 किलोमीटर के आसपास, एक 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक, तो इतना तक अगर रेंज का कोई आ रहा है, तो उसको क्या कर सकता है? यह मुख्य रूप से नस्ते-नाबूद कर सकता है, ठीक है? इसलिए इसका नाम भारत में सुदर्शन रखा गया है। अब 2018 में आपने देखा कि भारत ने काटसा जो है यानी प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने संबंधी अधिनियम में काटसा लाया गया था अमेरिका के संबंधी, कि आप जो है रक्षा संबंधी डील अन्य देशों से काटसा में जो जिसका उल्लेख किया रहेगा, उससे नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी भारत ने सभी प्रतिबंधों के बारे में चिंता बिना किए हुए है, जो है रूस के साथ एस-400 जो है उसकी 5 रेजिमेंटों को जो है समझौता करके खरीदा था, ठीक है? फिर इसमें काटसा में भी संशोधन करना पड़ा, किसको? अमेरिका को, है ना? फिर एस-400 देखेंगे तो अत्यधिक सक्षम लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला क्या है? मिसाइल प्रणाली है एक प्रकार का और भारत में सेवारत है, मैंने अभी आपको बताया एस-400 के बारे में। अब थोड़ा-सा एस-500 के बारे में जो है अगर देखेंगे तो एस-500 जो है इसके बारे में मतलब डील होने वाली है। तो एस-400 का जो है मुख्य रूप से इसका और बिलीव कब से बढ़ गया है? जब ये ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से काम किया, तब जाके इसकी क्षमता का आकलन जो है और थोड़ा-सा सभी लोगों के पास पहुँच चुका है। एस-500 क्या है? तो इसको देखा जाए तो प्रोमेथियस रूस की अगली पीढ़ी लंबी दूरी की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे कहा जाता है अल्माज एंटे। किसके द्वारा विकसित किया गया है? अल्माज एंटे द्वारा एस-500 का डेवलपमेंट किया गया है। यह एस-400 जैसे जो पूर्ववर्ती प्रणाली है उसके पूरक ही है और अंततः इसका स्थान लेने के लिए डिजाइन किया गया है। उसका डेवलपमेंट किया गया है एस-500 के रूप में, है ना? अब इसमें देखा जाए तो मारक क्षमता की मतलब 500 से 600 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, एस-400 का 400 किलोमीटर तक। ऊँचाई क्षमता देखा जाए तो 180 से 200 किलोमीटर ऊँचाई तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। जो अंतरिक्ष की निकट परत है वहाँ तक ही, ठीक ना? फिर लक्ष्य निर्धारित में देखा जाए तो विमान, यूएवी, क्रूज़ मिसाइल जो भी हैं, इसके अलावा एस-500 के बारे में जो है दावा किया जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हो गया, यह निम्न पृथ्वी कक्षा की वस्तुओं में उपग्रह को भी निशाना ही बना सकता है, सैटेलाइट को भी निशाना बनाने की इसके अंदर क्षमता है एस-500 में, है ना? तो एस-500 की जो
तकनीकी विशेषता है उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे। तो इसमें है कि बैलिस्टिक हाइपरसोनिक लक्ष्य पे प्रहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया जो 77 N6N और 77 N6N1 जैसा नया इंटरसेप्टर का इसमें उपयोग किया गया है। इसमें उन्नत रडार अधिग्रहण तत्व हैं, यानी 9196 अधिग्रहण रडार और 96L6 TSP अधिग्रहण रडार इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर तीव्र प्रतिक्रिया समय के लिए देखेंगे तो कुछ सूत्रों के अनुसार इसमें ये पता चल रहा है कि लगभग 3 से 4 सेकंड का समय लगता है इसको मुख्य रूप से कार्रवाई करने में, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका उत्पाद अभी किसके पास है? मुख्य रूप से रसिया के पास है। तो इस पे हो सकता है क्या हो जाए? डील हो सके, ठीक ना? इसके बारे में मैंने बताया हाइपरसोनिक जो भी हथियार है उनको भी यह भेजने की क्षमता इसमें S-500 में है। तो भारत क्यों इसे खरीदना चाहेगा? अपने जो बाह्य सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा S-400 भारत के पास था, तभी भारत के बहुत सारे इलाकों में क्षति होने से बच गया भारत। जो कि तुर्की के द्वारा जो मिसाइल दिए गए थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो यूज़ किया भारत के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसमें, तो आपने देखा S-400 से ही क्या किया गया? उसकी रक्षा की जा सकी। तो इसीलिए और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो इसके जो पड़ोसी देश हैं, खास करके आप देखेंगे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इधर से बांग्लादेश हो गया, ये ऐसे उत्पाती देश हैं जो हालाँकि चाइना तो फ्रंट लेवल पे नहीं खेलने का काम करता है, लेकिन यह जो देश हैं 2 देश जो बांग्लादेश, हालाँकि बांग्लादेश भी कभी-कभी कर सकता है, उसको भी पता है भारत क्या है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये कितनाहू मार खाएगा फिर वह काम करेगा। आप देखे होंगे एक थेथर होता है कोई, तो कितनाहू पिटाता है फिर वह कार्रवाई करता है। तो वही उसी इसका जो है पोज़ीशन ठीक वही है। कितनाहू पिटाएगा फिर आ जाएगा नया, आज पिटाए हैं, ठीक है, पिटाएगा, रोलेगा, फिर अगले दिन कहेगा रुको हम प्लान बना रहे हैं, इस प्लान से हम फेल हो गए थे, अब इसे ऐसा काम करेंगे तो ऐसे पास हो जाएंगे, अब इस तरह से उसको मारेंगे, मारा था ना हमको, फिर अगली बार भी थुराता है ना? तो यादो थोसी हो गई है इसको। खैर लेकिन इसके बावजूद भी भारत को इतना, चूँकि अपने दुश्मन को जो है इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हालाँकि कमज़ोर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कमज़ोर आप समझ लेंगे तो फिर आप असावधान हो जाएँगे और ऐसे अगर कमज़ोर नहीं समझ के चलेंगे तो सावधानी आपके पास रहेगी, तो वह सिस्टम अगर आपके पास रहेगा तो आपको सुरक्षा में, सिक्योरिटी में जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए भारत जो है इसको खरीदना चाह रहा है। S-400 के साथ-साथ S-500 जो है रक्षा संबंधी डील जो है करने के लिए भारत जो है यह कार्य कर रहा है, तो इस पे भी होने वाली है। आगे 2 दिन में क्या होता है, जब रूसी राष्ट्रपति जब यहाँ पे आए हैं पुतिन, तो देखते हैं हम लोग ये 2 दिनों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किन-किन चीज़ों पे जो है यह मुख्य रूप से डील्स होता है, कौन-कौन सी चीज़ें नया-नया निकल के आती हैं, वह आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? तो वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसपे हम लोग अच्छे तरह से और भी कवर करेंगे इस टॉपिक को। अगले दिन भी देखते हैं 2 दिनों में क्या-क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आईआर में या प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कोई फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।